शहवार बीमार थी। अना को कॉलेज जाकर उसे ना पाकर फोन करने पर इल्म हुआ था। वो सारा वक्त मसरूफ रही थी। वापसी पर ड्राइवर लेने आया तो उसने सोचा रास्ते से शहवार के यहाँ भी चक्कर लगाएगी। यही सोचकर उसने ड्राइवर को रास्ते से किसी फ्लावर शॉप से बुके लेने का कहा था। ड्राइवर ने एक शॉप के सामने गाड़ी रोकी तो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी। अना वो अपनी पसंद का बुके बनवा रही थी। जब अपना नाम पुकारने पर चौंक कर पलटी तो हैरत ज़दा रह गई। उसके सामने काशफा खड़ी थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, वो कह रही थी। अना के जाविये कशीदा हुए। इस लड़की की वजह से उसके और वलीद के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे थे। वो अच्छी भली गुज़श्ता तमाम सोचों को भुलाकर वलीद को कबूल कर चुकी थी, मगर अब एक बार फिर ये लड़की एक तूफान बनकर उसकी जिंदगी में आ गई थी। जी कहिए। इधर नहीं, सामने होटल है, हम वहाँ कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं, वो बहुत संजीदगी से कह रही थी। आई एम सॉरी, मुझे कहीं जाना है। आपने जो भी कहना हो वो वली से कह दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे। अली ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम थोड़ी देर मेरी बात सुन लो तो कोई हर्ज नहीं होगा। अब के काशफा ने कदरे तेजी से कहा। वो मुसलसल अना के पीछे रही थी, मगर अना ने उसके अल्फाज सुनकर नापसंदीदगी से देखा। मुझे कहीं जाना है, आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं चल सकती। जो भी कहना हो उसे ही कह देना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नागवारियत से घड़ी देखते अना ने कहा तो काशफा ने अना को देखा। उसकी आंखों में जलते शोलों की लपक थी। ओके, तुम अपना सेल नंबर दे दो तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगी। बट वाई? अना हकीकतन उलझ गई थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप अभी कह दें जो कहना है, उसने अब के काफी नागवारी से कहा था। बात तवील है लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, काशफा ने तीखे अंदाज में कहा। ओके, वली का नंबर आपके पास होगा, इनसे मेरा नंबर ले लें, उसने संजीदगी से कहा। एक्सक्यूज मी, वो पलटी थी। शॉपकीपर को पेमेंट करके उसने बुके ले लिया था। सुनो, वो शॉप से बाहर निकली तो काशफा फिर एकदम उसके रास्ते में आ गई थी। अना ने बहुत तीखे अंदाज से उसे देखा था। तुम वलीद और मेरे दरमियान से हट जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अना ने काशफा के अल्फाज पर एकदम मतवहश होकर उसे देखा था। उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े पथरीले अंदाज में कह रही थी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? अना एकदम संभल कर नफरत से बोली। नहीं, अपने लफ्जों में तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। काशफा के अंदर में बेहिसी और नफरत थी। अना ने उसे देखा। वो जामिद सर्द तासुरात लिए उसे देख रही थी। वलीद किसी की जागीर नहीं कि तुम जबरदस्ती छीन झपट लो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अना ने एकदम गुस्से में आते हुए कहा। वो मुझसे ही मोहब्बत करता है और फिर वो बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ देगा, देख लेना। तुमसे तो वो महज अपनी बहन की खातिर ताल्लुक निभा रहा है। अना को लगा वो जमीन बोस होने वाली है। काशफा के अल्फाज ने उसके अंदर जल्जलों की सी कैफियत पैदा कर डाली थी। तुम झूठ बोल रही हो, अना ने किपकपाते अल्फाजों लहजे में कहा था। काशफा इस्तेहज़ाया हंसी थी। तुम गलतफहमी का शिकार रहना चाहती हो तो बेशक रहो। वलीद और मेरी दोस्ती इस नहज पर है कि मैं उसकी खातिर खुदकुशी तक कर सकती हूँ, काशफा ने कहा तो अना चौंकी। चंद दिन कबल वलीद ने कहा था उसने उसकी खातिर खुदकुशी कर ली है, मगर वो बच गई थी। वलीद तो कुछ और भी कह रहा था। वलीद तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मगर अपनी बहन की खातिर तुम्हें अपना रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो चीज़ मुझे नहीं मिलती मैं उसे उस काबिल ही नहीं रहने देती कि कोई दूसरा उसे इस्तेमाल कर सके। ये तो फिर एक जीता जागता वजूद है। अना गुमसुम सी रह गई थी। बेहतर होगा तुम मेरे और वलीद के दरमियान से खुद ही निकल जाओ, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ख्वामखा खुद को जलील क्यों करवा रही हो?
काशफा उसे कहकर मुस्कुराई थी। इस्तेहज़ाहिया और तंजिया हंसी। अना को लगा वो गूंगी बहरी हो गई है। उसे लगा कि काशफा की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही है। नहीं वलीद, ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहना चाहा मगर आवाज़ हलक में फंस गई। वो इतनी अहमक ना थी कि उस लड़की की बातों में आ जाती, मगर उसके पास वलीद की तरफ से कभी मोहब्बत या पसंदीदगी का कोई लम्हा भी तो ना था कि उसकी मोहब्बत और एक फ़ख्र और मान से उसके वजूद में झूम उठती। वलीद ऐसा कर चुका है और अनकरीब तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, वो कहकर हंसी थी। मेरा ख्याल है तुम मेरी बातों को अच्छी तरह सोचोगी और हाँ, मेरी बातों की तस्दीक वलीद से भी कर सकती हो, वो कहकर वहां से चली गई थी। अना को लगा वो पत्थर का बुत बन गई हो। वो बड़े लरजते कांपते कदमों से गाड़ी में आकर बैठी थी। अना बीबी, अब किधर जाना है? ड्राइवर पूछ रहा था। वो चौंकी थी। घर चलो, उसने आहिस्तगी से कहा। मगर आप तो अपनी दोस्त के घर जाने का कह रही थी। कहा ना घर चलो, उसने तल्खी से कहा तो ड्राइवर ने एकदम सर हिलाकर गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। वो आज बहुत दिन बाद अयाज से मिलने आए थे। अयाज टीवी देख रहा था। वो इनको देखकर एकदम खफा हुआ। डैड, कहाँ अजाब में फंसा दिया है आपने मुझे। मैं फेड अप हो चुका हूँ। इस सारे सिलसिले में मैं अब यहाँ छुपकर नहीं बैठ सकता। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलवाएं। मैंने तुम्हारे पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, पासपोर्ट भी नया बनवा दिया है। जैसे ही सीट कंफर्म होती है तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें शनाख्त यहाँ तक के हर चीज बदल दी गई है। बहुत केयरफुल होकर तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ हो। डैड के अल्फाज पर वो एकदम पुरसुकून हुआ था। ओ, घर में सब कैसे हैं मोम? काशी और आदला सब ठीक हैं। आदला का कुछ पता चला? हाँ, कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और फिर छोड़ भी दिया था। मैं तो बहुत परेशान था। उसके ससुराल वालों ने हंगामा खड़ा कर देना है, मगर बचत रही इन लोगों को शायद इल्म नहीं हो सका और इससे पहले ही आदला वापस भी आ गई। किन लोगों ने अगवा किया था उसे? पता नहीं चल सका। उसको किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाकर हमें इत्तला की थी और गाड़ी हमें शहर से बाहर मिली थी। वो बिल्कुल ठीक हालत में थी। आदला भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं तो अभी तक इस अगवा पर उलझा हुआ हूँ। आखिर क्या मकसद था? इन लोगों का कोई डिमांड और ना ही कोई नुकसान हुआ। ओह, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अयाज ने गहरा सांस लेकर कहा। मैं आजकल काशफा की वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अयाज ने हैरान होकर पूछा। एक लड़का है वलीद, तुम शायद उसे जानते हो। अयाज ने सर हिला दिया। वही जिसने काशी की जान बचाई थी? हाँ वही। वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि उसकी मंगनी हो गई है। जिस पर काशी ने उस लड़के से बात की, लड़के ने काशी को इनकार कर दिया तो उसने सुसाइड कर ली। लड़के को कॉल की, उसने मुझे कॉल की। बामुश्किल काशी को बचा सके हैं हम। अब काशी पर एक ही धुन है कि वो हर हाल में इस लड़के को पाना चाहती है। ओ आई सी। तो फिर आप इस लड़के से बात करें, उसे समझाएं कि वो काशी से शादी कर ले। अच्छा लड़का है, वो सबसे भरकर शानदार पर्सनैलिटी का मालिक है। अयाज ने सहूलत से मशवरा दिया। हाँ, बात तो कर लूं, मगर मुझे वो लड़का इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं लग रहा। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ और हर बार मैंने अंदाजा लगाया वो काशी में इन्वॉल्व नहीं। ये काशी की एक तरफा फीलिंग्स हैं। फिर अब वो लड़का इंगेज्ड है, वो किसी तौर पर नहीं मानेगा। हमारे और उनके स्टेटस में भी बहुत फर्क है। इम्पॉसिबल ये सब। अयाज खामोश ही रहा। खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हें एक खबर देनी थी। कैसी खबर? मुस्तफा को उसकी बारात वाले दिन वापसी पर कुछ अनजान लोग गोलियां मारकर चले गए थे। वो बमुश्किल बचा था और इन लोगों का शक तुम पर है। पुलिस पूरे जोरों शोर से तुम्हें तलाश कर रही है और तुम्हारे तमाम दोस्तों पर कड़ी नजर है। तुम्हारा दोस्त शहजाद भी दुबई चला गया है। इन लोगों का शक और पुख्ता हो गया है, अब्दुल कयूम साहिब बता रहे थे, जबकि अयाज हल्का सा मुस्कुराया। तलाश करने दे, हमें क्या, मैं कौन सा इन लोगों के हाथ आने वाला हूँ। जो भी है, जिसने भी गोलियां मारी, अब शक तो तुम पर है ना, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। अयाज ने सर हिला दिया। मुस्तफा को गोलियां मारने वाला वाकया तो उसने अपने बाप को भी नहीं बताया था और ना ही उसका बताने का इरादा था।
اب تم کو بہت احتیاط سے رہنا ہوگا، جب تک سیٹ کنفرم نہیں ہو جاتی میں تمہیں یہاں سے قطعی نہیں نکال سکتا۔ جیسے ہی سیٹ اوکے ہوگی میں تمہیں بتا دوں گا۔ اوکے، لیکن ذرا جلدی کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی میں کسی قید خانے میں بند ہوں، اس نے نخوت سے کہا تھا۔ عبدالقیوم نے سر ہلا دیا تھا۔ مصطفیٰ کی آفیسرز کے ساتھ میٹنگ تھی۔ فارغ ہوتے ہوتے بھی رات کے 10 بج گئے تھے۔ امجد ساتھ ہی تھا، وہ خود اسے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو پہلی نگاہ بستر پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ وہ شاید سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور ہاتھ میں تھامی تمام اشیاء ایک طرف ٹیبل پر رکھ دی اور آہستگی سے چلتا ہوا وہ شہوار کی طرف آیا تھا۔ بلینکٹ اوڑھ کر وہ کروٹ سے سوئی ہوئی تھی، چہرے پر بازو تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حرارت چیک کرنا چاہی۔ ٹیمپریچر نارمل ہی تھا۔ وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ اس کے پاس سے ہٹ کر وہ الماری سے اپنا لباس لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ابھی وہ چینج اور فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ ماں جی دستک دے کر وہ وہاں چلی آئی تھی۔ بڑا لیٹ آئے ہو تم، وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا تو مسکرا کر پلٹا۔ بس ایمرجنسی آفیسرز سے میٹنگ تھی۔ کھانا یہی کھاؤ گے یا باہر؟ باقی سبھی کھانا کھا چکے ہیں، سو انہوں نے پوچھا۔ یہی منگوا دیں، ماں جی کو جواب دے کر پھر شہوار کی طرف دیکھا۔ شہوار کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے، اصل میں صدمے سے نڈھال ہے، تابندہ سے بہت محبت کرتی ہے، اتنا بڑا ذہنی صدمہ ہے، اب آہستہ آہستہ ہی سنبھلے گی، انہوں نے دکھ سے کہا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا تھا کیا؟ ہاں، شام میں چیک کر کے گیا تھا، کھانا اور میڈیسن کھلائی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے سوئی ہے۔ ماں جی کی بات پر مصطفیٰ نے سر ہلا دیا تھا۔ ماں جی کھانے کا کہنے باہر نکل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد مصطفیٰ کچھ دیر باہر آ کر بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے روم میں آیا تھا۔ شہوار ابھی بھی سو رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنے ساتھ لائی ہوئی فائلز میں سے ایک اٹھا کر بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ امجد لالا رخ کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، ابھی وہ خود اس کیس کو تفصیل سے اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ امی، مصطفیٰ نے ابھی فائل اوپن کی ہی تھی کہ شہوار ہربرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بالکل کل والی حالت تھی، شاید کل کی طرح وہ پھر خواب میں ڈر گئی تھی۔ مصطفیٰ فائل بند کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، مصطفیٰ کی آواز پر فوراً اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سرخی چھائی تھی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا تھا۔ شہوار نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ آواز میں ابھی بھی نقاہت تھی۔ بخار اترا؟ جی۔ گڈ۔ مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ پچھلے 2 دنوں کے درمیان جو کھنچاؤ والی کیفیت اور ماحول تھا، وہ ایک دفعہ پھر مصطفیٰ کو یاد آنے لگا تو اس نے سر جھٹکا کہ بہرحال یہ سچ تھا کہ رات شہوار کی حالت اور رونا دیکھ کر اس کے اندر ناراضگی اور خفگی کی جو بھی کیفیت تھی وہ ایک دم زائل ہو گئی تھی۔ گاؤں سے بوا جی کے متعلق کوئی اطلاع ملی؟ مصطفیٰ کے سوال پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رونے اور اس طرح سے ہمت ہارنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمت کرنا ہوگی، ورنہ صدمے اور ٹینشن سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ ایک دم شدت سے روئی تھی۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس وقت جس گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اس میں سے فی الحال نکالنا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، مگر جان بوجھ کر کھو جانے والوں پر دل راضی نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں؟ میرے لیے تو میری اپنی ذات ہی سوالیہ نشان بن چکی ہے، روتے ہوئے اس نے کہا۔ جس طرح وہ اس وقت ذہنی کشیدگی کا شکار تھی، ایسے میں اس کے سامنے ہمت کرو، صبر کرو کے الفاظ بے معنی تھے۔ تو رونے سے بھی تو مسائل حل نہیں ہوتے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مصطفیٰ کا لہجہ نارمل تھا، کل والی بیزاری نہ تھی، بلکہ آدھی رات میں جس طرح مصطفیٰ نے اس کا خیال رکھا تھا، وہ ابھی تک سوچ سوچ کر اپنی رات والی جذباتیت پر نادم ہو رہی تھی۔ اگر رونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میں کبھی بھی رونے سے منع نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ کی سنجیدگی پر اس نے بامشکل اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے گاؤں جانا ہے، کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تو مصطفیٰ چونکا۔ کیوں؟ شہوار خاموش رہی تھی۔
फरार हर मसले का हल नहीं होता। ताबिंदा बुआ चली गई है, चलो मान लेता हूँ कि ये उनकी गलती है कि वो कुछ भी बताकर नहीं गई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कोई भी कदम बिला सोचे समझे नहीं उठा सकती। हो सकता है ना बताकर जाने की कोई सॉलिड रीजन भी हो, मुस्तफा ने तहम्मुल से कहा। क्या रीजन हो सकता है? उसकी आवाज रंधी हुई थी। मुस्तफा ने एक गहरा सांस लिया, शहवार को बगौर देखा। चेहरा सुर्खी लिए हुए था, आंखों के पिपोटे सूजे हुए और भारी हो रहे थे। नाक अलहदा सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। लिबास भी वही था, यानी आज सारा दिन बिस्तर पर रहने और रोने के सिवा कोई काम ना हुआ था। ये तो अब बुआ जी ही बता सकती हैं। वैसे मैं आज एक जगह गया था, कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में इन तक रसाई हासिल हो जाए। उसकी परेशानी देखते मुस्तफा ने कहा तो उसने एकदम चौंक कर देखा। कहाँ? मतलब कहाँ गए थे आप? सिकंदर अंकल के आईडी कार्ड पर जो एड्रेस था उसी को तलाश करने निकला था। तो फिर कुछ पता चला? उसके लहजे में एकदम बेकरारी सिमट आई थी। जिस घर का एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ कुछ लोग रेंट पर रह रहे हैं और घर के मालकान मुल्क से बाहर हैं। शहवार को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एकदम दम तोड़ गई हैं। मुझे यकीन है वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गई होगी जहां हमें शक हो, यहाँ पहुंच सकें। मुझे लगता है वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगी। वो मायूसी की इंतहा पर थी। इंसान को कभी भी और किसी भी आलम में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो मिल जाएगी, मैं खुद हर मुमकिन कोशिश करूंगा, मुस्तफा ने कहा तो वो फिर सिसक उठी। अगर उन्हें मिलना ही होता तो कम अज कम मुझे तो बता कर जाती। वो मुझसे सब ताल्लुक तोड़ कर गई हैं। मुस्तफा ने संजीदगी से उसे देखा। एकदम उस पर रहम आने लगा। मुस्तफा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, इरादा उसका हाथ थाम कर दिलासा देने का था, मगर फिर हाथ पीछे हटा लिया था। शहवार ने बड़ी शिद्दत से मुस्तफा की इस हरकत को नोट किया था। कल जब वो कमरे में आई थी तो मुस्तफा का अंदाज अज हद बरगिश्ता था, मगर रात जिस तरह वो पेश आया था और अब जिस तरह नरमी से मुखातिब था, वो समझ रही थी कि मुस्तफा पिछली तमाम नाराजगी को भूल चुका है। मगर अब जिस तरह मुस्तफा ने हाथ पीछे हटाया था, उसके अंदर ताबिंदा बुआ से हटकर पहली बार एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। रोने से तबीयत मजीद खराब हो गई। बेहतर है पुरसुकून होकर सोने की कोशिश करो और जहन से फिलहाल हर तरह की सोच निकाल दो, मुस्तफा संजीदगी से कह रहा था। शहवार खामोशी से आंखें साफ करते फिर नींद दराज हो गई थी। मुस्तफा ने एक पल उसे देखा था। वो आंखें बंद कर चुकी थी, उसकी पलकें हल्का हल्का लर्ज रही थी। मुस्तफा ने दोबारा फाइल खोल ली और फिर लगा जैसे मूड बदल गया है। उसने आहिस्तगी से उठकर फाइल्स अलमारी में रखी और लाइट ऑफ करते बिस्तर पर आ गया था। मुस्तफा ऑफिस में था जब वलीद उससे मिलने आया था। वलीद ने मुस्तफा को अपने यहाँ इनवाइट किया तो वो उलझा। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो ऑफिस के अलावा और कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा। आयशा की भी कॉल्स आई थी, चंद दिन रुक जाओ फिर इनवाइट कर लेना, मुस्तफा ने कहा। बाबा ने बतौर खास तुम्हें इनवाइट करने भेजा है, बल्कि वो कह रहे थे कि रात तुम लोग डिनर पर आ जाओ। अगर इनकार करते हो तो मैं बाबा से बात करा देता हूँ, वो खुद ही तुमको हैंडल कर लेंगे, वलीद ने कहकर कॉल मिलाकर मुस्तफा को सेल थमा दिया था। मुस्तफा पहले तो टालता रहा, मगर फिर एकदम मानते ही बनी। चलो फिर तय हुआ कि तुम लोग रात डिनर पर हमारी तरफ आ रहे हो। मुस्तफा ने बाबा से बात करके सेल उसे थमाया तो वलीद ने मुस्कुरा कर पूछा, हाँ अंकल को इनकार नहीं कर सकता। अंकल आंटी और बाकी सब लोग भी इनवाइटेड हैं, सभी को लेकर आना है। ओके? वलीद जाने के लिए खड़ा हो गया। ओके, कोशिश करूंगा। बैठो, चाय पीकर जाना। नहीं, ऑफिस से आया हूँ, तुम लोग वक्त पर पहुंच जाना, वो कहकर वहां से निकल आया था। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आया तो चौंका। काशफा उसके ऑफिस में बैठी हुई थी। वलीद की भुएं तन गई। हेलो। काशफा उसे देखकर मुस्कुराकर खड़ी हुई थी। वलीद ने उस पर एक सर्द सी निगाह डाली थी। ये लड़की दिन ब दिन उसकी नजरों में अपने मुकाम से गिरती जा रही थी। कैसे हो? वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसने पूछा, तुम क्यों आई हो यहाँ? वलीद ने सर्द लहजे में पूछा।
तुम मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी कॉल तक पिक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वलीद, उसके सवाल पर वो भी एकदम तनफ्फर से गोया हुई थी। मैंने महज तुमसे सलाम दुआ का ताल्लुक रखा था। रह गई दोस्ती की बात, वहाँ भी मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कतई कोशिश ना की थी। मैं नहीं समझता कि मेरे किसी भी अमल से तुम्हें शय मिली हो, वलीद ने सर्द अंदाज में कहा। वलीद, मैं तुम्हारी खातिर बिल्कुल बदलने को तैयार हूँ, वो आजिज़ी से बोली, मगर मुझे तुम्हारे बदलने से कोई सरोकार नहीं। वलीद ने कहा तो काशफा आंखों में गजब लिए उसे देखे गई। तो तुम मुझे इनकार कर रहे हो? वो एकदम फनकारी थी। वलीद ने इस्तेहज़ाहिया देखा। इनकार तो मैं बहुत पहले कर रहा हूँ, तुम खुद ही इस हकीकत को कबूल करने पर तैयार नहीं हो। वलीद का अंदाज अब भी तमस्खराना था। काशफा एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वलीद, याद रखना, मैं बहुत फेयर होकर तुम्हारी तरफ बढ़ी थी, इसलिए कि मेरे दिल ने खुद से पहली बार किसी मर्द की तलब की थी और मैंने अपनी तलब में पागल होकर तुम्हारी खातिर खुदकुशी की। कोशिश तक कर ली कि शायद तुम पिघल जाओ, लेकिन वलीद, मैं अब खुद को डिग्रेड नहीं करूंगी। अब मैं वो करूंगी जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी तजलील नहीं। याद रखना वलीद, मुझसे दोस्ती तो की थी तुमने, और इसी दोस्ती को मैं माफ नहीं करूंगी। वो नखुवत से और तनफर से कहते वहां से निकल गई थी। वलीद ने अजहद इज़्तिराब में घिरते उसे वहां से जाते देखा था, फिर गमो गुस्से से सामने पड़ी फाइल उठाकर एक तरफ पटक दी थी। उसकी तबीयत काफी संभली थी। वो मेडिसिन लेकर बाहर निकली तो माँ जी ने कमरे में बुलवा लिया था। मेहरुन्निसा के कमरे में आई तो उन्होंने उसे वलीद के यहाँ दावत का बताया था। इतनी जल्दी? कुछ दिन बाद चले जाते तो? वो अभी तक ताबिंदा बी वाले इंकशाफ को कबूल नहीं कर पा रही थी। ऐसे आलम में वो कैसे चली जाती, जबकि ये सिलसिले तो दिल की खुशी से मशरूत होते हैं, जबकि उसका दिल ही बुझ गया था। मैंने मुस्तफ़ा को कहा था, वो कह रहा था कि वलीद के वालिद साहिब ने खुद बात की थी, सो उसे हामी भरना ही पड़ी। शहवार खामोश हो गई थी। उन्होंने सब को ही इनवाइट किया है और मैं और शाहजेब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुस्तफ़ा ने उनको भी कॉल कर दी है, वो वक्त पर घर आ जाएंगे। शाम से पहले निकलना है। शहवार ने सर हिला दिया था। वो उनके पास से उठकर वापस मुस्तफ़ा वाले कमरे में आ गई थी। 2 दिन के बुखार ने जिस्म में नकाहत सी भर दी थी। अब थोड़ा बहुत चलने फिरने से ही थकन का एहसास होने लगता था। कमरे में अलमारी खोलकर लिबास देखने लगी तो मोबाइल बजने लगा। शहवार ने सेल देखा। मुस्तफ़ा का नाम जगमगा रहा था। शहवार ने एक गहरा सांस लेते कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है? मुस्तफ़ा ने पूछा था। जी बेहतर हूँ। आवाज़ में थकन और नकाहत थी। बुखार उतरा? मुस्तफ़ा का अंदाज नॉर्मल था। जी। नाइस। और मेडिसिन ली? जी। वो अलमारी के पट खुले छोड़कर बिस्तर पर बैठ गई थी। बात यह है कि वलीद की फैमिली की जानिब से डिनर पर इनवाइट किया गया है। मैंने मां जी को फ़ोन किया था तो, लेकिन फिर सोचा आपको भी कह दूं। जी, उन्होंने बताया है। ओके, फिर उम्मीद करूं कि आप वक्त पर तैयार हो जाएंगी। मुस्तफ़ा पूछ रहा था। अंदाज संजीदा था। जी। दूसरी तरफ एक पल को मुस्तफ़ा चौंका था। ओके, मैं मगरिब से पहले घर आ जाऊंगा, ठीक है? जी। शहवार की वही फर्मा बरदारी थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा चौंका था। ये बीमारी तो बड़ी फायदेमंद साबित हुई है। नहीं? नहीं की जगह जी। जी का कलमा पढ़ा दिया है उसने तो। मुस्तफ़ा के लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट थी। शहवार एकदम झिंपी थी। खैरियत है ना? इतनी फर्मा बरदारी मुझे हजम नहीं हो रही। मुस्तफ़ा का अंदाज छेड़ने वाला था। वो लब दांतों तले दबा कर खामोश रही। मुस्तफ़ा का वही साबका अंदाज था, केयरिंग और पुरजोश। शहवार, उसकी खामोशी पर मुस्तफ़ा ने पुकारा था। वो फिर भी खामोश रही थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। ओके, बिजी हूँ, घर आकर बात होगी। वक्त पर रेडी हो जाइएगा। ओके। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के पास कुछ लोग चले आए तो उसने जल्दी से बात समेटी थी। जी, उसने आहिस्तगी से कहा था। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दी थी। वो जो हॉस्पिटल से वापसी के बाद वाले मुस्तफ़ा के रवैये पर परेशान थी और अब फिर उसको पुराने रवैये में देखकर एकदम पुरसुकून हुई थी।
यूं लगा जैसे दिलो दिमाग एकदम हल्के फुल्के से हो गए हैं। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो फिर से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी और अना के यहाँ जाने के लिए कपड़ों का इंतखाब करने लगी थी। नाश्ता करने के बाद वो कॉलेज नहीं गई थी। ज़हन इतना उलझा हुआ था कि वो खुद कॉलेज जाने के लिए आमादा नहीं कर पाई थी। कुछ देर तो वो किताबें लेकर बैठ रही थी, मगर फिर ज़हन उलझा रहा तो वो लेट गई थी। आजकल फिर उसके अंदर की बेचैनियों ने आंखों को रुत जगह सौंप रखे थे। ज़हन इतना थका हुआ था कि वो खुद को सोने से न रोक पाई थी। न जाने कब तक सोती रही कि रोशाने के झंझोरने पर आंख खुली थी। क्या बात है, कॉलेज भी नहीं गई और ना ही कमरे से निकली हो? उसे इसी तरह लेटे देखकर रोशी ने पूछा। मेरा मूड नहीं हो रहा था। मूड क्यों नहीं हो रहा था? रोशाने ने उसका चेहरा देखा। बड़ा स्पॉट सा अंदाज था। जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो, वो कुछ सख्ती से कहकर बिस्तर से उतरकर वॉशरूम में घुस गई थी। रोशाने ने हैरत से उसे जाते देखा। चंद दिन से वो उसे बड़ी गुमसुम, उखड़ी उखड़ी और बेजार सी लग रही थी। वो मुंह हाथ धोकर टॉवल से चेहरा खुश्क करती वापस लौटी तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी थी। आंखें सूजी सूजी और सुर्ख हो रही थी। उसने बेदर्दी से लब भींचकर टॉवल से आंखों को मजीद रगड़ा। तुम्हें पता है, बाबा और वलीद ने मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। रोशाने ने बताया तो वो चौंक कर पलटी थी। अच्छा, कब? उसके लिए ये खबर बिल्कुल अचानक थी। रात को आएंगे। ओह, हमें भी अभी बाबा ने बताया है। पुप्पो बुटीक नहीं जा रही, घर पर रात को मेहमान होंगे, तो वो घर पर ही रुक गई हैं। शादी की दावत दी है क्या? वो टॉवल वापस गुसल खाने में लटका कर रोशाने के सामने बैठी थी। हाँ, मुस्तफ़ा भाई भी अब ठीक हो चुके हैं, जॉब पर जा रहे हैं। बाबा कह रहे थे जितनी जल्दी हो सके ये डिनर निपटा लिया जाए। शहवार भी आएगी। शहवार के तसव्वुर से ही उसका मूड एकदम फ्रेश हुआ था। बिल्कुल जाहिर है उसी की शादी के एजाज में डिनर होगा। अना ने गर्दन हिला दी थी। पुप्पो कह रही थी कि तुम्हें उठा दूं। खाने पीने की कुछ डिशेस रेडी मेड होंगी और कुछ घर पर बनाना होगा। टाइम थोड़ा है और काम काफी सारा है। तुम ऐसा करो, सुगना को साथ लेकर घर की सफाई करा लो। रोशाने ने कहा तो उसने सर हिला दिया। ओके, मैं कर लूंगी। उसके कहने पर रोशाने ने मुस्कुराई थी और फिर बगौर उसको देखा और फिर चौंकी। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या हुआ है? अना ने संजीदगी से पूछा। रेड हो रही हैं। हाँ, साबुन चला गया था। आंखों में जलन हो रही है। ओह, लेकिन तुम्हारा चेहरा भी सुर्ख सुर्ख हो रहा है। मेरा चेहरा कुदरती तौर पर रेड कलर रखता है। आम रूटीन में भी ये सुर्ख ही होता है। वो तो ठीक है, लेकिन इतना रेड भी नहीं होता। रोशाने के लहजे में तशवीश थी। मेरा ख्याल है वक्त कम है और बाहर का काम बहुत ज्यादा है। बाहर चलते हैं। रह गया मेरा चेहरा, उस पर ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम सबको तो अब तक आदी हो जाना चाहिए था। संजीदगी से कहकर बिस्तर से उठकर वो कमरे से निकल गई थी। रोशान ने उसे बड़ी संजीदगी से जाते देखा था। अब्बास को शाहजेब साहिब ने अपने ऑफिस पर बुलाया था। वकील साहिब वहीं मौजूद थे। उन्होंने अब्बास को एक फाइल दी थी। अब्बास ने फाइल देखी तो वो एकदम लब भींच लिए थे। हमारे खानदान में आज तक ऐसा सानेहा नहीं हुआ, लेकिन अपने बुजुर्गों की कदरों को तोड़कर अब हम ये सब करने पर मजबूर हैं। फाइल रेडी है, तुम दस्तखत कर दो। आज ही वकील साहिब पेपर्स भेज देंगे। पहले ही इस मामले को बहुत लटका चुके हैं, अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए, शाहजेब साहिब ने कहा था। अब्बास ने एक बार फिर पेपर्स को देखा। निगाहों में मासूम से आफाक की शबीह लहराई तो होंठ दांतों तले भींच लिए। इस रिश्ते का अंजाम शायद यही था। अब्बास के अंदर माजी के कई वाकयात ने उधम मचा डाला था। आदला को बहुत मोहब्बत और धूमधाम से वो लोग ब्याह कर लाए थे, लेकिन आदला जो कुछ कर चुकी थी, इन जैसे खानदान में ऐसी औरतें कम ही निभा कर पाती हैं। वरना इतने साल अब्बास ने तो पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को बरकरार रखे। उसने संजीदगी से तमाम पेपर्स साइन कर दिए थे।
ابھی اپنی والدہ سے ذکر مت کرنا، وہ کچھ پریشان ہیں، اوپر سے مصطفیٰ والا حادثہ، میں خود ہی موقع دیکھ کر بات کر لوں گا۔ شاہ زیب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے بہت دکھ سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں آیا تھا، اپنی تمام چیزیں سمیٹ کر وہ موبائل اور کی چین اٹھا کر رابعہ کی کیبن کی طرف چلا آیا تھا۔ مس رابعہ، میرے ساتھ چلیں پلیز۔ عباس کی آواز سن کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ جی سر، وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ عباس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا جبکہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ اس نے آفس بوائے کو بلا کر سر کے ساتھ جانے کی اطلاع دی تھی اور خود کمپیوٹر بند کر کے تمام چیزیں سمیٹ کر بیگ اٹھا کر چادر درست کرتی باہر آ گئی تھی۔ عباس گاڑی میں بیٹھا اور اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ الجھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عباس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ عباس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگا رکھے تھے۔ رابعہ نے بغور دیکھا۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا تو عباس چونکا۔ رابعہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ عباس نے خاموشی سے ایک طرف گاڑی روک دی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، مگر جب سے عادلہ میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا ہر دن میرا امتحان کا دن ہے، اور ہر روز میں نے اس عورت سے اذیت اٹھائی تھی۔ اس عورت نے مجھے اور میری فیملی کو صرف ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ عباس نے گہرا سانس لیتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے کہا۔ اتنی بے مقصد گفتگو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پھر کہا تھا۔ آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ عباس نے چہرہ موڑ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ وہ کل سے عادلہ کو لے کر خود بھی پریشان تھی۔ صبح آفس آتے ہی عباس سے سامنا ہوتے ہی اس نے عادلہ کا رویہ سنا ڈالا تھا۔ اس کے بعد عباس شاہ زیب کے پاس چلا گیا تھا اور ان سے کہہ کر اس مسئلے کا اب باقاعدہ حل چاہا تھا۔ جواباً چند گھنٹوں میں انہوں نے وکیل کو بلوا کر اس سے کاغذات پر دستخط لے لیے تھے۔ در حقیقت عباس خود سے زیادہ رابعہ کو لے کر شرمندہ تھا، اور اب جب کہ ایک فیصلے پر وہ مہر ثبت کر آیا تھا تو دل و دماغ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو اس طرح اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، عباس نے کہا تو وہ چونکی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا عباس پریشان ہے۔ عادلہ نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو لے کر میں بہت ٹینس ہوا ہوں۔ آپ کو جو بھی اذیت سہنا پڑ رہی ہے اس کی اہم وجہ صرف میں ہوں، اس لیے میں وہ سارا قصہ ہی تمام کر آیا ہوں۔ جی سر، عباس نے مزید بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ میں عادلہ کو ڈائیورس دے چکا ہوں، عباس نے مزید کہا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے لگا آفس میں بیٹھ کر میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا اور نہ ہی تسلی دے پاؤں گا، اسی لیے آپ کو باہر لے کر آنا پڑا۔ عباس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ میں اب تک اس عورت کو محض اپنے بیٹے کے لیے برداشت کرتا رہا تھا۔ اس عورت نے ہمارے خاندان کو ایسے ناقابل تلافی نقصان دیے ہیں جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں۔ عباس کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہم نے بہت محبت سے عادلہ سے رشتہ جوڑا تھا۔ ہمیں اندازہ ہی نہ تھا کہ عادلہ اور اس کا خاندان اول درجے کے گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے ہر مرحلے پر عادلہ کے ساتھ کمپرومائز کی کوشش کی تھی۔ اس کو میری فیملی اور اس کی قدریں قید خانہ لگتی تھی، اور پھر وہ رشتہ نبھانا چاہتی ہی نہ تھی۔ عباس دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے نا سر؟ رابعہ کو عباس کے رویے سے محسوس ہوا تو فوراً پوچھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ دکھی میں خود بھی اندازہ نہیں کر پا رہا، لیکن میں مطمئن ضرور ہوں کہ اب میرا ایسی گھٹیا عورت سے کوئی ریلیشن نہیں رہا۔ عباس نے یکدم مطمئن لہجے میں کہا۔ آپ نے آفاق کو دیکھا ہے؟ ایک دم بات بدلتے عباس نے پوچھا۔ آپ کا بیٹا؟ ہاں جی، آپ کے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ وہ اتنا پیارا ہے کہ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے کو دل کرتا ہے، اور وہ سنگ دل عورت، اس نے اس کی ایک بھی ذمہ داری نبھانا پسند نہیں کی، بلکہ وہ تو اسے پیدا کرنے پر ہی آمادہ نہ تھی، لیکن میری وجہ سے مجبور ہوئی، اور پھر اس نے اسے لاوارثوں کی طرح پھینک دیا، اور پھر میرے دل میں عادلہ کے لیے کچھ باقی
बाकी ना रहा। जब भी आफाक को दूसरों के पास देखता हूँ तो मेरा जी चाहता है कि मैं इस औरत को शूट कर दूँ। वो माँ के नाम पर महज एक धब्बा है। अब्बास ने यकदम मुश्तिल होते स्टीयरिंग पर हाथ मारा तो राबिया सहम गई थी। सर प्लीज, उसने बेइख्तियार अब्बास के कंधे पर हाथ रखा तो अब्बास ने लब भींच लिए। वो कुछ पल ऐसे ही बैठा रहा था। राबिया ने अपना हाथ हटा लिया था और फिर खुद पर काबू पाते अपने असाब को नॉर्मल करते उसने गहरा सांस लिया था। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर एकदम गुबार सा भर गया है। मैंने अगर किसी से कुछ शेयर ना किया तो वाकई कुछ गलत कर बैठूंगा, अब्बास संजीदगी से कह रहा था। कोई बात नहीं सर। वो महसूस कर रही थी कि अब्बास इस वक्त खासा डिस्टर्ब है। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगे तो इट्स माय प्लेजर, उसने मुस्कुरा कर कहा। अब्बास ने उसे देखा। चंद दिन पहले अब्बास के अंदर इस लड़की को देखकर अजीब से एहसासात पैदा हुए थे और अब फिर उसे देखकर दिल में अजीब सा सुकून उतरा था। वरना हाँ तो वहां तो आग लगी हुई थी, सब कुछ भस्म कर देने वाली आग जिस पर अब छिंटे से पड़ने लगे थे। आप बहुत डिफरेंट हैं मिस राबिया, अब्बास ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई थी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे अव्वलीन ताल्लुकात खासे नाखुशगवार रहे थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आदला की ज़ात से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मेरी ज़ात को बुनियाद बनाकर आदला ने आपको नुकसान पहुँचाने का जो भी सिलसिला शुरू किया है, इसको ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, अब्बास ने कहा तो वो सर हिला गई। थैंक्स सर, लेकिन आपकी डाइवोर्स के सिलसिले में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी वजह से आपको ये सब। वो कुछ मज़ीद भी कहने वाली थी, अब्बास ने एकदम रोक दिया था। नहीं राबिया, मैंने आदला को वैसे भी छोड़ना ही था। बस ये था कि जो काम मुझे कल करना था वो आज कर डाला। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप गिल्टी कॉन्शियस मत हों, मुझे ये सब कुछ करना ही था। अब्बास के कहने पर वो सर हिला गई। बहरहाल मुझे दुख हुआ है। रिलेशन जो भी हो बड़ी मुश्किल से बनता है, हजारों कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये ताल्लुक तो एक कच्चे धागे की तरह है, जो जरा खिंचाव लगा और दबाव आ गया फौरन टूट गया। ऐसे ताल्लुक को सिर्फ मोहब्बत ही मजबूत बनाती है और मोहब्बत ना रहे तो ताल्लुक टूटने में लम्हा नहीं लगता। हाँ ठीक कह रही हैं राबिया, हर ताल्लुक को मोहब्बत ही मजबूत बनाती है, वरना ताल्लुक तो लम्हों में टूट जाते हैं। अब्बास के लहजे में एकदम फिर तलखी सी उतर आई थी और राबिया ने एक गहरा सांस लिया था। माँ जी और शाहजेब साहिब रेडी हो गए थे। शाहजेब साहिब कुछ देर पहले घर लौटे थे। मुस्तफ़ा ने कुछ देर में पहुंच जाने का कहा था। शहवार का दिल अजीब सा हो रहा था। एक तरफ ताबिंदा का गम, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का रवैया। वो चाहने के बावजूद खुश नहीं हो पा रही थी। ला यानी सोचों ने उसके असाब को शल कर रखा था और फिर बीमारी से पैदा होने वाली नकाहत ने उसके अंदर से गोया उमंग ही छीन ली थी। माँ जी के कहने पर उसने लिबास बदल लिया था। लाइबा मुस्तफ़ा के कमरे में उसके मना करने के बावजूद उसे मेकअप थोप रही थी। मुस्तफ़ा चला आया था। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुआ था। शहवार झिमक गई थी। दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और पुश्त पर बालों का आबशार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं देवर जी? भाभी ने छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। A1। मुस्तफ़ा ने बैग और दूसरी चीज़ें बिस्तर पर डाल दी थी। एक निगाह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी शहवार पर डाली। वो सर झुकाए हुए थी। खूबसूरती बेमिसाल थी। मुस्तफ़ा की निगाह एकदम जम सी गई थी। लाइबा उसका मेकअप कर चुकी थी और अब चीज़ें समेट रही थी। कैसी लग रही हैं शहवार? लाइबा मुस्तफ़ा की निगाह की वारफ्तगी देख चुकी थी। शरारतन पूछा था। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। मुझे तो कभी भी बुरी नहीं लगी। ख्वामखा तकल्लुफ़ किया, इतने रंग ज़ाया करके मैं तो बहुत पहले कबूल कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा के अल्फाज पर शहवार एकदम सिमट सी गई थी। भाभी खिलखिलाकर हंसी थी। यानी कि डायलॉग मार रहे हो? मैं ये काम नहीं करता। हैरत है, पुलिस ऑफिसर होकर मारधार से खुद को बरियुल जिम्मा करार दे रहे हो। भाभी छेड़ रही थी। वो हंस दिया। वो अलमारी की तरफ बढ़ा तो शहवार ने उठकर बिस्तर से दुपट्टा उठाकर खुद पर डाल लिया था। यूं के बालों का आबशार भी छुप गया था। मैं चलती हूँ, बाकी तैयारी तुम आराम से कर लोगी। भाभी ने उसे छेड़ा था। उसका रंग सुर्ख पड़ गया था। उसने सर हिला दिया था। उसके दिल को कुछ सुकून होता तो शायद वो भी इस छेड़छाड़ को कुछ इंजॉय
करती। मुस्तफ़ा अलमारी खोले खड़ा था। वो शायद कोई लिबास देख रहा था। तुम दोनों में बोलचाल बंद है क्या? भाभी ने एकदम नोट किया तो फौरन कहा। मुस्तफ़ा अपना लिबास खुद निकाल रहा था। उन्हें अजीब लगा था। शहवार अपनी जगह चोर सी बन गई। आपके कपड़े वॉशरूम में लटका दिए हैं। भाभी की बात को नजरअंदाज करते उसने मुस्तफ़ा से कहा। मुस्तफ़ा ने पलट कर देखा। वो ड्रेसिंग पर झुकी मुख्तलिफ चीजें समेटने में लगी हुई थी। मुस्तफ़ा वॉशरूम में घुस गया था। भाभी उसे मुख्तलिफ जुमलों से छेड़ते वहां से चली गई तो वह बड़े निढाल से अंदाज में बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसे अपना सर चकराता महसूस हो रहा था। ऊपर से फैंसी लिबास, मेकअप, ज्वेलरी। उसने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया था। ऊपर से डिनर पर जाने की टेंशन। मेहरुन्निसा को उसने बताया भी था कि वो नहीं जा पाएगी, मगर फिर मुस्तफ़ा के रवैये को सोचकर तैयार हो गई थी। लेकिन कमजोरी असाब पर गालिब थी। मुस्तफ़ा वॉशरूम से निकला तो उसे बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे देखकर ठटका। वो चलता हुआ उसके करीब चला आया था। तबीयत ठीक है? मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने एकदम पलकें वाह की थी। वो कहकर बिस्तर से उतर आई थी। सोफे पर बैठकर वो सूट के अहम हम रंग जूता पहनने लगी। मुस्तफ़ा ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रहा था। टॉवल साइड पर डालकर वो बाल बनाने लग गया था। शहवार जूता पहनकर खड़ी हुई तो अपना सर फिर चकराता महसूस हुआ। वो लब दबाती मुस्तफ़ा की तरफ आई थी। गीला टॉवल उठाने को वो झुकी तो फिर एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसने फौरन स्टूल पर हाथ रखा था, मगर फिर भी लड़खड़ाई थी। मुस्तफ़ा जो आईने में उसे देख रहा था एकदम पलटा था। क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने फौरन उसे थाम लिया था। उसका दिल तो पहले ही फोड़ा बना हुआ था। आंखों में एकदम नमी सी सिमट आई थी। मुस्तफ़ा ने कंधों से थामकर सीधा किया था। उसकी कलाई चेक की तो चेहरे पर तशवीश की कैफियत पैदा हुई। बुखार तो अभी भी है। वो सर झुकाए आंसू रोकने की कोशिश में थी, जो एकदम बहने को बेताब थे। क्या हुआ है? मुस्तफ़ा परेशान हो गया था। वो खुद पर जब्त करती पलटने लगी तो मुस्तफ़ा ने कंधों पर दबाव डालकर रोक लिया था। मेडिसिन ली? उसने सर झुकाए सर हिला दिया था। मुस्तफ़ा ने बगौर देखा। वो हल्का हल्का लर्ज रही थी। एक पुरएतमाद लड़की, उसका इस वक्त सारा एतमाद रेजा रेजा भी हुआ था। लग तो नहीं रहा। मेडिसिन ली होती तो उसका असर भी होता। बुखार तो फिर भी महसूस हो रहा है। मुस्तफ़ा के लहजे में तशवीश थी। मैं ठीक हूँ, हल्की सी हरारत है बस, जिसकी वजह से सर चकरा रहा है। वो मुस्तफ़ा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। खुद को संभालते नॉर्मल अंदाज में कहना चाहा, मगर आवाज़ की लड़खड़ाहट बरकरार थी। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हम डिनर कैंसिल कर देते हैं, मुस्तफ़ा ने कहा तो उसने सर उठाकर देखा। मुस्तफ़ा की आंखों और चेहरे पर उसके लिए तशवीश थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी कमज़ोरी है, वरना मैं खुद इनकार कर देती। मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओके। शहवार ने सर उठाकर देखा तो मुस्तफ़ा को मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर उसका दिल एकदम तेज़ रफ्तारी से धड़कने लगा था। आप तैयार हो जाएं, देर हो रही है, उसने कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में बामुश्किल कहा था। तैयार भी हो जाएंगे, पहले तो मुझे ये बताओ हमारे दरमियान ये कशीदगी कब तक चलेगी? मुस्तफ़ा का अंदाज बहुत संजीदा था। शहवार बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई थी। खफा तो आप हैं, नजरें चुरा कर उसने मुस्तफ़ा के हाथ को हटाकर पीछे हटना चाहा था। लहजे में हल्की सी खौफ की दर आई थी। मुस्तफ़ा ने उसे दोनों हाथों से थामकर उसकी वहां से हटने की कोशिश नाकाम बना दी थी। क्या मुझे खफा नहीं होना चाहिए? मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों में झांकते पूछा तो वो एकदम पलकें गिरा गई थी। खुशनुमा रंगों से सजी आंखें बड़ी दिलकश लग रही थी और खूबसूरत काम से मुज़य्यन लाइट पिंक सूट ने उसकी सुहानी रंगत को मज़ीद दो आतिशा कर डाला था। वो इस वक्त निगाहों को खैरा करती जगमग जगमग कर रही थी। मैं हॉस्पिटल में जिस हालत में था, वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार किया था। सभी लोग आए थे सिवाय तुम्हारे। क्या अब भी मैं दिल में बदगुमानी ना लाता? मुस्तफ़ा का अंदाज संजीदा था। मैं आपसे सॉरी कर चुकी हूँ। वो पहले ही निढाल सी थी।
इस तरह मुसलसल खड़े रहने से उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें शल हो जाएंगी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मैं जाना चाहती थी, लेकिन वो कहते कहते रुक गई थी। उसने लब दांतों तले दबा लिए थे। मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ कि ख्वामखा दिल में बदगुमानी रखूं। अगर ये ताबिंदा बुआ वाला मामला ना होता तो मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह निपटने का सोच रखा था, लेकिन तुम्हारी ये बीमारी और हालात देखकर दिल पसीज गया, वरना तो वो हालत करता कि तुम मुझसे पनाह मांगते। लहजे में नरमी भी थी लेकिन खुफगी भी। शहवार का दिल एकदम उथल पुथल होने लगा। उसने मुस्तफ़ा को देखा। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए थी, वरना लगता था कि गोया अभी गिर जाएगी। ऊपर से मुस्तफ़ा के तेवर, वो मुसलसल खुद को संभाले हुए थी। आई एम सॉरी, उसने फिर कहा था। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं जिन हालात से गुजर कर आई थी, फिर एकदम बदलना कुछ वक्त तो लगता है ना। आप भले मुझसे खफा हो लें, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। बस इस वक्त मैं आपसे सामना करने की खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने आहिस्तगी से दिल की बात कह डाली थी। वो मुस्तफ़ा की नाराज़गी देख चुकी थी। उसके दिल में एकदम खौफ बैठ गया था। मुस्तफ़ा का रवैया अब बदला था तो दिल ही दिल में उसे अब शिकायत का कोई भी मौका ना देने का ठान चुकी थी। मैंने तो कई बार आपसे मोबाइल पर राब्ता करना चाहा, आप तो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करते थे। उसका दिल दुखा हुआ था। एकदम आवाज़ में नमी आ ठहरी थी। हाँ तो क्यों करता? कोई इतने खलूस से, बेपनाह मोहब्बत से तुम्हारी तरफ बार बार बढ़े और तुम बार बार नज़रअंदाज करो। मैं भी इंसान था, आखिर कब तक बर्दाश्त करता? मुस्तफ़ा ने कहा तो उसकी आंखों में एकदम नमी सी सिमट आई। मुझ जैसी लड़की आप जैसे इंसान के काबिल नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की जिसकी हकीकत ये है कि उसकी माँ तक उसको छोड़कर चली गई है, इससे इस कदर मोहब्बत की जाए। उसका दिल तो पहले ही गम से लबरेज था। मुस्तफ़ा के अल्फाज ने गोया और जख्म लगा दिए थे। आंसू बहने लगे थे। मुस्तफ़ा ने बहुत मोहब्बत से दोनों कंधों से थाम कर उसे अपने करीब किया था। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो और मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। मुस्तफ़ा के लहजे में नरमी थी। बहुत मोहब्बत से उसको समेटा था। रुखसारों पर बहने वाले आंसू साफ किए थे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? ताबिंदा के इस अमल ने इस कदर तोड़ दिया था कि उसे लगता था कि उसकी सारी अना, सारी अकड़, सारा ज़म पानी के जहाज की मानिंद बैठ चुका था। वो इस सारे ख़ानदान के सामने आंखें चुराने पर मजबूर हो गई थी। वो आ जाएंगी, मैं खुद उनको तलाश करूंगा, मुस्तफ़ा ने दिलासा दिया था। मेरे लिए अपनी पहचान का वाहिद सहारा वही थी। अब मैं दोनों हाथों से खाली हूँ। किस किस के सवालों के जवाब दूंगी? शहबार, मेरे लिए ये सब बातें बेमैनी हैं। मैं जितना भी ताबिंदा बुआ को जानता हूँ, उसकी रोशनी में यही कहूँगा कि उन्होंने बिला सोचे समझे ऐसा कदम नहीं उठाया होगा। रह गई बगैर बताए यूं चले जाने वाली बात, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन उसकी कोई ठोस वजह होगी और मैं बहुत जल्द इस वजह तक पहुंच जाऊंगा। मुझ पर यकीन करो, मैं उन्हें तलाश कर लूंगा। मुस्तफ़ा ने उसके आंसू साफ किए थे। अंदाज में मोहब्बत और तवज्जो की आमेज़श थी। शहवार का वजूद इस तवज्जो पर पिघलने लगा। इससे पहले कि वो पीछे हटती, दरवाज़ा बजा था। शहवार, लाइबा भाभी की पुकार थी। वो अपना चेहरा साफ करते मुस्तफ़ा से दूर हुई थी। मुस्तफ़ा फिर आईने के सामने ठहर गया था। लाइबा अंदर आ गई थी। जी भाभी, खुद को संभालते उसने कहा था। अगर तुम दोनों तैयार हो गए हो तो बाहर आ जाओ, माँ जी बुला रही हैं, उन्होंने कहा था। जी आते हैं, बस ये तैयार हो जाएं, शहवार ने कहा तो उन्होंने उसे बगौर देखा और फिर मुस्तफ़ा को। शहवार का चेहरा सुर्ख और आंखें भीगी हुई थी। मेकअप भी काजल समेत भीगा भीगा सा था। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई थी। अंदाज नकाहत लिए हुए था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसका निढाल अंदाज देखकर वो परेशान हो गई थी। उन्होंने पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया था। बुखार हो रहा है फिर इसे, मुस्तफ़ा ने कहा था। बाल बनाकर उसने कोट पहना था। भाभी ने तशवीश ज़दा नज़रों से देखा। मेडिसिन ले लो, वहाँ जाकर बैठना पड़ेगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिर से। उन्होंने करीब आकर हाथ थामकर फिक्रमंदी से कहा तो वो मुस्कुराई। जी ले लेती हूँ, उसने इस बात में सर हिला दिया तो मुस्तफ़ा ने बहुत ध्यान से उसे देखा था।
वलीद के यहाँ डिनर पर मुस्तफ़ा लोगों के अलावा कैथी भी इनवाइटेड थी, जहाँ सब ही उसे देखकर चौंके थे। मुस्तफ़ा एकदम खुश हुआ था, वहीं अना का दिल एकदम बुझ सा गया था। जिया साहिब को भी कैथी का आना अच्छा ना लगा था, ताहम उन्होंने वलीद से कुछ भी ना कहा था। मुझे वलीद ने कतई नहीं बताया था कि तुम पाकिस्तान आ चुकी हो, मुस्तफ़ा ने कहा था। वलीद मुझे मना कर चुका था, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, कैथी ने मुस्कुरा कर कहा था। सरप्राइज तो वाकई मुझे मिला है, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मुस्तफ़ा का अंदाज पुरजोश था। वलीद मुस्कुरा रहा था। वलीद ने बताया था तुम्हारे एक्सीडेंट के मुतालिक। मैंने सोचा था कि तुमसे मिलूंगी, मगर वलीद ने मना कर दिया तो मैं रुक गई थी। वहाँ सभी मौजूद थे, कैथी से सभी मिले थे। रोशान ने भी बड़ी खुश इखलाकी और गर्म जोशी से मिली थी। बस अना और जिया साहिब का अंदाज ही संजीदा था। चाय के बाद खाने का दौर चला था। शहवार आजकल परहेजी खानों पर मुश्तमिल थी। उसकी तबीयत के सबब किसी ने उसे कुछ खाने को इसरार भी ना किया था, ताहम वो इन सब के साथ कुछ ना कुछ लेती रही थी। खाने के बाद सब बड़ी महफिल जमा कर बैठ चुके थे। सब ही लाउंज में आ गए थे। खाने के बाद अना ने चाय बनाकर भड़ों को पहुंचाई थी और इन सब के लिए कॉफी बनाकर जब वो लाउंज में आई तो वहाँ एक रौनक सी लगी हुई थी। मुस्तफ़ा, रियली यू आर सो लकी, योर वाइफ इज सो प्रीटी, कैथी कह रही थी। सभी मुस्कुरा दिए थे। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर शहवार को देखा था। वो नजरें झुका गई थी। अना ने खामोशी से सबको कॉफी सर्व की थी और फिर शहवार के पास आ बैठी थी। तुम अगर लेटना चाहो तो मेरे कमरे में चलकर आराम कर सकती हो, अना ने कहा तो उसने नफी में सर हिला दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बीमार हो। तुम कॉलेज नहीं आ रही थी तो मैं समझी कि नॉर्मल रूटीन का बुखार है। मैं कॉल करती रही हूँ, तुमने भी नहीं बताया। बस यूं ही मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूं। एक दो दिन में संभल जाऊंगी, लेकिन ये तो बुखार लंबा ही होता जा रहा है, उसने नीचे नजरें करते हुए कहा। रोशानी के साथ बैठी कैथी वहां अमेरिका की बातें शेयर कर रही थी। कैथी बहुत प्यारी लड़की है ना? कॉफी का सिप लेते शहवार ने कहा तो अना ने बगौर कैथी को देखा। खूबसूरत ड्रेसिंग और मेकअप ने उसे बहुत ही प्यारा अंदाज दिया था। ये मुस्तफ़ा और वलीद भाई की फ्रेंड थी। मुझे सुनकर बड़ी हैरत हो रही है। उनके अंदाज को देखकर लगता है कि उनकी आपस में काफी बनती है, शहवार ने मजीद कहा तो अना ने संजीदगी से सर हिला दिया। तुम ये जानकर शायद हैरान हो कि ये कैथी वलीद को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन मामू ना माने तो ये लोग वापस आ गए थे, अना ने आहिस्तगी से कहा तो शहबार ने चौंक कर देखा। ओह रियली? अना ने सर हिला दिया था। इंटरेस्टिंग, क्या वलीद भाई भी ऐसा चाहते थे? मैं भी, उसने कहा तो शहवार ने अब के बहुत गौर से कैथी को देखा। ये तो बहुत ही प्यारी है, उसके लहजे में तशवीश पैदा हुई थी। तुम दोनों क्या सरगोशियां कर रही हो? मुस्तफ़ा ने इन दोनों को आपस में बात करते देख कर टोका था। अना ने मुस्कुरा कर देखा। आपकी बुराइयां कर रहे थे हम। ओह वाकई? मुस्तफ़ा ने शहवार को देखा। वो झिंक कर चेहरा फेर गई। शहवार से क्या पूछते हैं, मेरे कहने पर यकीन नहीं है? शहवार से मुझे यही तवक्का थी, मुस्तफ़ा ने मसनूई तासुब से कहा तो शहवार एकदम घबरा गई थी। मैंने तो कोई बुराई नहीं की, बल्कि हम तो कोई और ही बात कर रही थी। उसका सफाई पेश करने का अंदाज इतना बेसाख्ता था कि सभी खिलखिलाकर हंस दिए थे। शहवार एकदम पजल हो गई थी। मुस्तफ़ा भाई प्लीज शहवार को कंफ्यूज मत करें, उसकी तबीयत पहले ही खराब है, अना ने फौरन उसकी फेवर की थी। काश मैं इन मोहतरमा को कुछ कह सकता, कंफ्यूज करना तो बहुत दूर की बात है। सभी हंस दिए थे। शहवार के लिए मुस्तफ़ा का ये रूप अनोखा सा था। आज सारा वक्त मुस्तफ़ा का रवैया उसके लिए बड़ा मेहरबान रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जहन काफी हद तक पुरसुकून हुआ था। कैथी, तुम जानती हो ये वलीद और अना आपस में फ्योंसी भी हैं, मुस्तफ़ा ने रोशाने के साथ बातों में मसरूफ कैथी को एकदम पुकार कर कहा था। वो चौंकी थी। उसने वलीद और अना दोनों को देखा था। यस,
वलीद ने बताया था, जब रोशी की शादी थी तभी बताया था। अना ने चौंक कर देखा, वलीद मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, कैथी ने मुस्कुरा कर कहा था। कुछ अरसे से कैथी से राब्ता नहीं रहा था, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं था कि ये जानती भी है कि नहीं। जानती तो मैं बहुत पहले से ही थी, तब से जब अंकल ने बताया था कि वो वलीद की शादी पाकिस्तान में अपनी भांजी अना से करेंगे। कैथी ने मजीद भी कहा था, कैथी से मुतल्लक एक खबर मेरे पास भी है। वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तो कैथी भी मुस्कुराई थी। उसका अंदाज बहुत पुरएतमाद था। ये भी एंगेज्ड हो चुकी है। इसकी इतला पर सभी हैरान हुए थे, रोशाने और अना भी। रियली? रोशाने ने पूछा तो वो मुस्कुराई। कौन है वो? रोशाने ने मजीद पूछा। मेरा कोलीग है, तुम लोग नहीं जानते उसे। रोशाने ने सर हिला दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ गुड न्यूज़, मुस्तफ़ा ने भी कहा तो उसने मुस्कुरा कर सर हिला दिया था। थैंक्स। अना ने बहुत उलझ कर सबको देखा। सभी का अंदाज बहुत नॉर्मल सा था और सबसे ज़्यादा हैरत उसे मुस्कुराते हुए वलीद को देखकर हो रही थी। तो क्या वो सब जो उसे इल्म हुआ था वो सब गलत था? वो जो रोशी ने कैथी के बारे में बताया था, उसके अंदर अजीब सी बेसुकूनी ने बसेरा किया था। अगर वो सब महज झूठ था तो फिर ये लड़की यहाँ क्यों आ गई है? उस दिन कैथी से होने वाली मुलाकात एकदम उसके जहन की सतह पर रोशन हुई, तो साथ ही कैथी का वालहाना पुरजोश खैर मुकदम भी याद आया। कैसे वो वलीद को देखकर उसकी तरफ भरी थी और कितनी खुश थी। वो उलझ कर रह गई थी। कैथी जो थी सो थी, सबसे ज्यादा तो उसे कम वक्त काशफा की बातों ने उलझा कर रख दिया था। ना जाने वो खुद पर कैसे कंट्रोल कर रही थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि एकदम वलीद के सामने जा खड़ी हो जाए और तमाम हिसाब बेबाक कर दे। उसने संजीदगी से मुस्तफ़ा, एहसन और कैथी के साथ मसरूफ गुफ्तगू वलीद को देखा, जबकि रोशी अब शहवार से बातें कर रही थी। उसने वलीद को चंद सानियों तक बगौर देखा था, हमेशा की तरह नक्शक सा तैयार। वो इस वक्त भी उसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। अना के अंदर एकदम सर्द मोहरी सी उतरने लगी थी। वो लब भींच कर खामोशी से उठकर बाहर निकल गई थी। मुस्तफ़ा की किसी बात का जवाब देते वलीद ने खामोशी से उसे बाहर जाते देखा था। वो उससे बात नहीं कर रही थी, बल्कि 2 दिन से उसके सामने भी नहीं आ रही थी। उसके अंदाज में वो अपने लिए बड़ी सर्द मोहरी सी महसूस कर रहा था। उसका अंदाज संजीदा संजीदा सा था। कई बार वलीद का दिल चाहा कि उससे बात करे, मगर फिर हर बार रुक गया। अब भी उसे बाहर जाते देखकर वो दोबारा मुस्तफ़ा से बातों में लग गया था, लेकिन अंदर ही अंदर अना का रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। वो नमाज पढ़कर कंप्यूटर के सामने बैठ गई थी। कुछ देर वो नेट पर सर्चिंग करती रही थी, फिर उसका मोबाइल बजने लगा तो उसने मोबाइल उठा लिया था। अनजान नंबर था। हेलो, उसने कॉल रिसीव कर ली थी। राबिया बोल रही हो ना? दूसरी तरफ से तस्दीक चाही थी। वो चौंकी। आप कौन? मैं आदिला बात कर रही हूँ, नखुवत से कहा गया था। राबिया ने गहरा सांस लिया। सर अब्बास उसे तलाक दे चुके थे, शायद उसकी इतला पहुंच चुकी होगी, जब भी अब फिर उसको तंग करने आ गई थी। जी फरमाइए। तुम समझती हो अब्बास के साथ उसके ऑफिस में काम करते, उसके साथ गाड़ियों में घूमते अपनी औकात भूल गई हो? तो मैं तुम जैसी लड़कियों को उनकी औकात बहुत अच्छी तरह याद करा सकती हूँ। दूसरी तरफ वो जहरीले नाग की तरह फनकारी थी। ना मैं अपनी औकात भूली हूँ और ना ही हैसियत। मैं शाहजेब साहिब के ऑफिस में काम करने वाली एक वर्कर हूँ। अगर मैं इन लोगों के साथ इन लोगों की गाड़ी में मौजूद हूँ तो भी मेरा किरदार आप जितना गिरा हुआ नहीं है। वो क्यों इस औरत से डरती? एकदम नफरत से कहा था। पता तो तुम्हें अब चलेगा कि किसका किरदार गिरा हुआ है और किसका नहीं। बड़ी पारसा बनी फिरती हो, लंबी चादर ओढ़ कर दुनिया वालों को धोखा देती हो। आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इस फ्रॉड इंसान के पहलू में अय्याशियां करते देखा था। दूसरी तरफ तो वो गोया फट पड़ी थी। शट अप, राबिया भी फनकारी थी। तुम्हारी ये नाम नहाद नेक नामी मैं सारी पब्लिक के सामने खोल दूंगी।
اگر تم اپنی شکل سے بھی نفرت کرنے پر مجبور نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا۔ عباس نے تمہارے کہنے پر مجھے اتنے دن قید کیا۔ تم سمجھتی ہو تم نے مجھے یوں ذلیل کرا کر کوئی مار کا سر کر لیا ہے؟ تو بھول ہے تمہاری۔ اصل میں ذلالت کیا ہوتی ہے تمہیں پتہ اب چلے گا۔ انتہائی غصے سے کہتے وہ پھنکاری تھی۔ انتظار کرنا تم۔ رابعہ نے کال بند کر دی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اچھی بھلی زندگی تھی، نہ جانے کہاں سے یہ نحوست آ ٹپکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی کال کر کے سر عباس کو اس کی دھمکیوں کے بارے میں بتا دے، مگر وہ پھر ارادہ بدل گئی۔ وہ پہلے ہی اس کو طلاق دینے کی وجہ سے ہرٹ تھے، وہ انہیں یہ بتا کر مزید پریشان ہی کرتی۔ وہ بہت نڈھال انداز میں دوبارہ کرسی پر گر گئی تھی اور خود ہی اس عورت کی دھمکیوں سے نمٹنے کا حل سوچنے لگی تھی۔